लास्ट में एक बात बोलूंगा, यार तुम ना फिजिक्स और मैथ के चक्कर में केमिस्ट्री को ऐसे नजरअंदाज कर देते हो जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारे को। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हर्षित लूथरा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले केमिस्ट्री के सैंपल पेपर की कि कैसा आया है, टफ आया है, इजी आया है। ये केमिस्ट्री का रह गया था तो वो आज एनालाइज हो जाएगा, उसका भी फुल रिव्यू दे दूंगा कि पेपर का लेवल एनसीईआरटी से है, केस स्टडीज कैसी आई हुई हैं और बहुत सब कुछ। ठीक है, और इसी के साथ यार लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के बारे में कि यार बहुत से बच्चे ना गलतियां करते हैं, तो वो आप ना कर रहे हो, कुछ केमिस्ट्री को नजरअंदाज भी कर देते हैं, तो वो सब कुछ। ठीक है, सो इसी के साथ चलते हैं और देखते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम आ चुके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आज हमने जैसे आपको पहले बता दिया था कि हम केमिस्ट्री के सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उनकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, क्या कुछ चेंज है या नहीं। तो सबसे पहले सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 1 मार्कर क्वेश्चन है, वही केस स्टडीज है। फिजिक्स और मैथ में बाद में थी केस स्टडीज, इसमें पहले ही दे दी, चलो टेंशन पहले ही खत्म। उसके बाद सेक्शन ए जो दूसरा है उसमें क्वेश्चन 3 to 16 है, वही एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग, 1 मार्कर क्वेश्चन, इजी। देखें वो तो क्या लेवल क्या होता है। सेक्शन बी 70 to 25 2 मार्कर, 26 to 30 3 मार्कर, 31 to 33 5 मार्कर। जैसे पहले पैटर्न था वैसे ही है, बट यहाँ पे थोड़े से चेंजेस है। और 3 मार्कर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कम कर दिया है सिर्फ इन्होंने, बाकी कुछ नहीं। सो हम देखते हैं आगे क्या लेवल है, पहले यही देखते हैं केस स्टडीज क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ टाइम पास कर रहे थे। मैथ में पढ़ लेना क्योंकि कुछ वैल्यूज और वगैरह वगैरह दे रखा था। केमिस्ट्री में भी यार देखो, अगर ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो तो वहां जरूर पढ़ लेना। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री से अगर उन्होंने कोई वैल्यू ना दे रखी हो, या कोई जैसे समथिंग कुछ दे देते हैं ना कि डेल्टा टीबी की वैल्यू 200 है, तो वो अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो जरूर पढ़ लेना, वहां तो कोई जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक अगर तुम्हारे को अच्छे से आती है तो बेशक ना भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिक में भी सेम फंडा अप्लाई होएगा। इसमें थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, जैसे मैं पहले दिया था, इसमें कुछ ज्यादा दे दूंगा क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। यार देखो सिंपल सी बात है, हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है यार, कॉपर बेस कैटलिस्ट मेंशन इन द स्टडी। तो अगर तुमने वैसे कन्वर्जन कर रखे है ना तो तुम्हारे को पता होगा। ठीक है, कॉपर से जब करते हैं तो कौन सी वो आग बनता है, बात समझ में आ रही है। ये तुम्हारे को पता होगा क्योंकि अगर तुमने वो कर रखा है तो प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉन बनेगा कि क्या बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ओजोनलिसिस ऑफ। कार्बोनिल कंपाउंड जब इथेनॉल फॉर्म करता है और इथेनॉल जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, कैसे, कॉपर एज अ कैटलिस्ट यूज करके, जो हमने ओजोनोलिसिस में पढ़ा था, वो किसके थ्रू होता है। ठीक है, हमें ये बताना है। इसमें बेसिकली हम ब्यूट वन इन या ब्यूट टू इन कह सकते हैं। मेरे को वो लग रहा है शायद इसमें क्या सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। भाई ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद यार देखो, अगर केमिस्ट्री में एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन ना आए ना ऑर्गेनिक से, तो केमिस्ट्री का पेपर बनता नहीं अच्छा। और टॉलरेंस रीजन पूछ रखा है यार, ये तो सिल्वर मिरर टेस्ट वाला भी इसको जानते हैं। और आगे सोडियम से रिएक्शन, भाई बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एबीसी पूछ रहे हैं यार, अगर रिएक्शन ढंग से आती है तो एबीसीडी करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। अब जो दूसरा क्वेश्चन है यार वो है बेसिकली, हम अगर मैं देख रहा हूँ तो ये है सरफेस केमिस्ट्री। तो भाई इनकी ना यार ये बकवास है, अगर ना भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखना, असर्शन रीजनिंग आई हुई है। वेजिटेबल टैंड लेदर कैन नॉट ऑब्जर्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, पोरस मेटल हैव हायर सरफेस एरिया, ये पूछ रखा है इन्होंने। तो अब इन्होंने पूछ रखा है कि असर्शन कौन सी सही है या रीजन कौन सा सही है। भाई मेरे को लग रहा है दोनों चीजें सही है, बट रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। ठीक है, अब ये हार्डनिंग ऑफ लेदर, टैनिंग ऑफ लेदर, ये तुम्हारे को पता होना चाहिए, ये तुम्हारे टीचर ने करा रखा होगा। दोनों सही है मेरे को लग रहा है, जो ये दोनों चीजें सही है तो पहला ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं हम। एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय लेदर इज फिजिक्स ऑप्शन, इट इज अ मोलिकुलर प्रोसेस एंड इज अकम्पनीड बाय लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये दे रखा है भाई, ये भी सेम है, दोनों चीजें सही दे रखी है। उसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, द वेजिटेबल, भाई देखो ये सारा सरफेस केमिस्ट्री से, अगर तुमने ढंग से सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रखी है
तो तुम्हारे को ज्यादा दिक्कत नहीं लगनी चाहिए इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं इस बार। ठीक है, तो 1 मार्कर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बतानी, आई थिंक सो। अरे भाई बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन यार। CH3COOH प्लस NaOH समथिंग ऐसा कुछ करोगे तो CH3COO Na बन जाएगा और NaOH, तो वहां से सारी वैल्यू पता है तुम्हारे को और क्वेश्चन ही सोल्व करना है। भाई ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। अच्छा इसका ना मेरे को आंसर भी याद है, मैंने ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रखा है। इसका आंसर मेरे को जहां तक लग रहा है ना 390.5 आया था मेरा। मेरे को बहुत केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है इसलिए मेरे को याद है। कर्डिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल। ओ बताओ भाई, कर्डिंग ऑफ मिल्क डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगा, डाइसैकेराइड्स दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर। भाई क्या मतलब, बेसिक क्वेश्चन। ये देखो ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आया हुआ है। अब तक जो भी क्वेश्चन देखे हैं हमने सारे डायरेक्ट एनसीईआरटी से, कोई बाहर से नहीं। अगर तुमने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन प्लस में उनकी वो पढ़ रखी है तो एनसीईआरटी से बाहर का पेपर अब तक मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर तुमने मेरे ख्याल से एग्जाम्पल कर रखे तो वहां पर है ये। ठीक है, उसके बाद जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता क्योंकि उसके अंदर 3D सबशेल फील्ड है, इसलिए। डायमैग्नेटिक आयन कौन से, भाई साहब मतलब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, निहायती इजी क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना, वो अब तक आए हैं 6 क्वेश्चन। तो मतलब 4 4 वो और ये 4 ये, 2 3 4 5 6, 4 ये और बाकी वो 12 नंबर फ्री के बन गए हमारे। प्रोपेनामाइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस NaOH गिव्स। प्रोपेनामाइन अमाइड से, भाई ये कौन सी रिएक्शन है, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली उसका। फेमस रिएक्शन है ये, मेरे को नाम क्यों याद नहीं आ रहा। हाँ, बोफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये वो वाली रिएक्शन है। आ गया, नाम याद आ गया। ठीक है, IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन ऑफ मिथाइल अमीन विद 2 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड। बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है ये अपना अमाइंस वाले चैप्टर से। ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड्स लाइक NO2 एंड SCN are, क्या पूछना चाहते हैं ये, यूनिडेंटेट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर ये ना आए तो पेपर में थोड़े से वो लगते हैं। जेई में भी आते हैं भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं डायरेक्ट का डायरेक्ट। कोई ये नहीं है कि पेपर टफ है, नहीं पेपर बहुत ज्यादा इजी है, जेई में भी आता है ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन कलर कौन सा शो करेगा, भाई निहायती इजी क्वेश्चन। यार ये देखो ना, ये जो क्वेश्चन है वो हेलो एल्केन से, और हेलो एल्केन जिसको ढंग से आता है वो कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्वस केओएच के साथ क्या होता है, एल्कोहलिक केओएच के साथ ईन बनता है, केसीएन के साथ क्या बनता है, सीएन बनता है, एजीसीएन के साथ क्या बनता है, एनसी बनता है, समथिंग ऐसा कुछ याद आ रहा है। एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शन को बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट पूछ रहे हैं, पेपर में शॉर्ट की भी पूछ सकता है या फ्रैंकल फिर से पूछ सकता है, तो कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं फ्रैंकल डिफेक्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट कौन सा इसमें से, आयन की पोजीशन यहाँ पे आ गई, शायद यही होगा। हाँ फ्रैंकल यही है। ठीक है, उसके बाद असर्शन रीजनिंग, क्या बात है, the two strands are complementary to each other। यार ये क्वेश्चन कौन से आया है, मेरे को लग रहा है बायोमोलिक्यूल से है। उसके बाद एक्वेटिसी, अरे भाई 14th क्वेश्चन जो है ना, 14th क्वेश्चन तुमने इतनी बार प्रैक्टिस कर रखा होगा, अगर तुमने ढंग से रिवीजन कर रखे है ना, बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। ओजोन इज थर्मोडायनामिकली स्टेबल, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये सीबीएसई के जब तुम पेपर में पास्ट पेपर उठाओगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 में से 6 बार जरूर मिलेगा। सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाई जोन इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ स्टेबल पूछ रखा है, स्टेबल पूछ रखा है तो असर्शन पहले ही गलत होगी। ठीक है, तो मतलब हमारे ऊपर वाले 3 पॉइंट गलत हो गए, अब तो ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, उसके बाद एजियोट्रोप्स, ये भी उससे आया हुआ है, और कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स, फिनोल्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। भाई ये तो ना एसिडिक कैरेक्टर पूछ रखा है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। मतलब अब तक 1 मार्कर क्वेश्चन में ना तुम्हारे, अगर 1 मार्कर क्वेश्चन तुम्हारे 24 मार्क्स की है ना, तो उसमें तुम्हारे को कम से कम भी 23 आ जाने चाहिए, इतने इजी है। बात समझ में आ रही है, ये इतने इजी है।
1 मार्कर क्वेश्चन। अब 2 मार्कर की बात कर लेते हैं। क्या पूछ रहे, क्या बताना है इसमें? विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस पूछ रखी है, और ये ना एनसीईआरटी क्वेश्चन है, गारंटीड एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। विद और ये एग्जांपल है, और बोलो, मेरे को याद है ये मैंने करा था, कम से कम 5 बार प्रैक्टिस किया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। उसके बाद कन्वर्जन करनी है, 2 स्टेप से ज्यादा में नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिजिकल केमिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली सारी एनसीईआरटी से आती है। उसके बाद ये जो कलर वाला क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया है, और मैग्नेटिक बिहेवियर प्रिडिक्ट करना है भाई, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। उसके बाद हम बात कर ले तो ये आईयूपीएससी नेम बताना है, वहां पे वो पूछ रखा था, फॉर्मूला बताना था, यहाँ पे नेम बताना है भाई। ज्योमेट्री पूछ रखी है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, भाई क्या मतलब, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आया अब तक का पेपर देखने दो। 17th क्वेश्चन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, 18th भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट, 19th भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। ठीक है, 20 की बात कर लेते हैं। जो 20 का नीचे वाला कर लो, ज्यादा ज्यादा सही है। ऊपर वाला में भी कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे, खैर ऊपर वाला में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कहूंगा। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है सबसे पहले तो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? 3। इसका अगर मैं ऑर्डर देखूँ तो 1.5 आएगा, और अगर 1.5 है तो एलिमेंट्री तो है नहीं, ये है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया। उसके बाद ये बात कर लेते हैं, तो ये है लीटर की पावर हाफ अपॉन में मोल की पावर हाफ और सेकंड की पावर हाफ। ठीक है, उससे ऊपर वाला क्वेश्चन को अगर हमने डिस्कस करना हो तो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको T2G EG वाले फॉर्मूले से कर लेना, T2G4 EG2 ऐसे हो जाएगा। मेरे को जहां तक याद है T2G4 है और EG2 है, और इसका जो वो पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इसकी अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो NiCN4 देखते ही पता चल जाता है, NiCN4 कुछ ऐसा बनेगा शायद। ये ऐसे, ये ऐसे NiCN4 समथिंग ऐसा बनेगा यार, थोड़ा सा हिल गया। ठीक है, यहां से इसको वो कर लेना फिर। उस उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद कार्बन 14 of an ancient piece of wood was found to have 3/10 to that in living trees। अच्छा जी, उसके बाद, अच्छा ये क्वेश्चन ना यार, ये एनसीईआरटी का वैसे तो, क्योंकि इसमें टी हाफ की वैल्यू दे रखी है, रेट कांस्टेंट निकाल लोगे वहां से, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के करके, और वहां से फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, हाउ ओल्ड इज द पीस ऑफ वुड, तो वो कैसे निकलेगा? टी, सिंपल टी की वैल्यू निकाल लोगे, 2.303 अपॉन के log C नॉट अपॉन सी। भाई बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी से आया हुआ है। मैकेनिज्म पूछ रखा है HBr, ये BR कैसे लगेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर सेट रूल लगाना पड़ेगा, फिर वहां से चेंज कर लेना। ठीक है, तो 2 मार्क का क्वेश्चन भी इजी आए में। IF5 की स्ट्रक्चर आइसोस्ट्रक्चरल किससे है? IF5 नेगेटिव, तो मैं कहूंगा XCF6 से नेगेटिव, XCF6 से है। भाई बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, मेरे को तो देखो मुंह जुबानी भी याद है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगती थी केमिस्ट्री। ठीक है, इसकी अगर वो बनेगी तो इसकी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, तो मैंने ये भी बता दिया। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्वस KOH के साथ क्लोरोब्यूटेन की, तो भाई ओल लग जाएगा सीधा, अगर एल्कोहलिक होता तो डबल बॉन्ड लग जाता। याद है कुछ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का है। अब इन्वर्टेड प्रोडक्ट इसमें बनेगा, रेसमिक मिक्सचर किसमें बनेगा, ये पूछ रखा है। उसके बाद 25th क्वेश्चन जो है वो सॉलिड स्टेट से आया हुआ है। सॉलिड स्टेट से सिंपल क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखते ही बता दिया। मैं जब खुद पढ़ रहा था ना चैप्टर, तब मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था ये। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड को 2x ले लेंगे जैसे हमें पता है, और वो x होएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। फिर वहां से 1/3 ऑफ 2x प्लस x कर लेंगे, वहां से 5x/3 आ जाएगा, और उसकी फिर वो निकाल लेंगे px/q 5x/3, तो p3q5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन है वो देखते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। भाई देखो, जो डी ब्लॉक है ना, उसमें से ना ये कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं,
और खासकर उसकी प्रॉपर्टी से होते हैं, तो ये ध्यान रखना। CrO इज बेसिक एंड Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। K2Cr2O7 जब तुम पढ़ोगे तो वहां भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों होता है ये बताना सिर्फ, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सिलेबस रिड्यूस हो गया तो तुम्हारे को मजे मिल गए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो ये सेकंड क्वेश्चन है वो भी देख लें। इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर कॉपर। ऐसा क्यों भाई, 2 से ज्यादा क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मेरे को जहां तक पता है। तो यही रीजन दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये देख रहा हूँ ना मैं, वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, भाई ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ना सीबीएसई ने काफी टाइम पहले ना निकाल देते, मतलब आते नहीं थे काफी टाइम से। इस साल आगे तो कुछ शायद चेंज करना चाहती है सीबीएसई। तो ये ग्राफ पे डरना मत, ये सिर्फ अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो ये ग्राफ एनसीईआरटी का से आया है। अब देखते हैं ग्राफ क्या कह रहा है। More negative values of Mn and zinc, the unique behavior of copper और the general trend less negative E नोट value cross the series। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं कह रखा इन्होंने, ठीक है। क्योंकि Cu से Cu2 पॉजिटिव जाएंगे तो उसकी फिर उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी से बैलेंस नहीं करती, इसलिए ऐसा होता है। E नोट की वैल्यू नेगेटिव तभी तो होती है। और मोर नेगेटिव ऑफ, क्योंकि यार वो तो फील्ड है ना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड है, D5 और D10 वाली कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा चेंज आ रहा है। ये वाला Mn पे चेंज आया और जिंक पे फिर चेंज आया, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सोल्युबिलिटी इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट और बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज। भाई इजी क्वेश्चन है यार, ये क्या पूछना चाहते हैं मतलब। क्योंकि देखो यार, अब तक जो भी देख रहा हूँ ना ऑर्गेनिक से, एक मेरे को जो क्वेश्चन नहीं दिखा ना वो था टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन, क्या पता आगे देखने को मिले, ठीक है। नेमिंग तो बेसिक है, वो तो उसकी ज्यादा आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। उसके बाद ABCD जो अननोन होते हैं वो भी मिल गए, और मैकेनिज्म भी मिल गया 2 मार्क का। नेमिंग रिएक्शन भी नहीं दिख रही है, क्या पता आगे देखने को मिले। कैनिजारो और इटार्ड रिएक्शन, रोजनमंड, अच्छी अच्छी फिंगर रिएक्शन काफी है, देखते हैं। हाँ उसके बाद, हाँ ये देखो आ गया ना टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ तो इन्होंने अमाइन से पूछ रखा है, आगे क्या पता वो अल्कोहल से पूछ ले, ठीक है। और ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन जो करते हैं तो तीनों साइड Br लग जाता है ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन पे, ये तो वो वाला केस है, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनामाइन विच आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी वो ज्यादा सोल्यूबल होएगा। और अल्कोहल की होगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, इसलिए, ठीक है। और जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है वो डेंसिटी से आया, और डेंसिटी वाला क्वेश्चन अगर सॉलिड स्टेट से ना आए तो पेपर अधूरा लगता है, वो ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो फॉर्मूला यूज करना, D इज इक्वल टू ZM अपॉन में A क्यूब और N नोट, ठीक है। और वहां से सोल्व करना। ये आ गया बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन वैसे तो एनसीईआरटी से आते हैं, ये देखो ये कहाँ से आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है एनसीईआरटी का ही, पर जिसने एनसीईआरटी पढ़ रखी है वो कर लेगा। और ज्यूटर आयनिंग फॉर्म, नीचे वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी है, मतलब सेकंड पार्ट इसका इजी है, ऊपर वाले की मैं बात नहीं करूंगा। उसके बाद 30 का फर्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में लगाना है, Cl2 Br2 फिर F2 फिर I2। फिर P5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता वो बताना है, क्योंकि उसके अंदर उसका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है और ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन सल्फर, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन की। 3 मार्कर क्वेश्चन भी इतने इजी थे कि उसमें अगर 5 क्वेश्चन है ना तो 15 मार्क्स ही हो गए, और उसमें आप कम से कम 13 या 14 तो स्कोर करना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद Cu और HNO3 की रिएक्शन, भाई जब जब ये चैप्टर पेपर में था ना तब तक ये रिएक्शन आई है, बात समझ में आ रही है। जब जब ये चैप्टर पेपर में था ना तब तक ये रिएक्शन आई है, मतलब ये लगा लो हर साल तो मिल ही जाती थी, कभी सैंपल पेपर में या फिर कभी पेपर में, दोनों बार दोनों चीज में भी मिल सकती है। तो कभी ये छोड़ के ये मत आस में जाना कि सैंपल पेपर में आई तो उसमें नहीं आएगी, आ सकती है। एक इसकी एक वो आती थी हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH की, P ब्लॉक से ग्रुप 16, शेप ऑफ ClF3। शेप भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर शेप नहीं आई तो पेपर अधूरा है, ये लगा लो। उसके बाद ये जो X है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। डाइल्यूएंट ऑक्सीजन, देखो यार अगर मेरे को जहां तक याद है ना ये हीलियम को यूज करते हैं हम ऐसा, ठीक है। तो ये हीलियम इसका आंसर होगा,
ठीक है, उसके बाद यार अगर हम बात कर ले तो बॉइलिंग पॉइंट एक्स का हीलियम का लो क्यों होता है ये बताना है भाई, इजी क्वेश्चन। उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बताना है H2O, H2S, H2SC, H2T। ये तो बेसिक अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है ना, क्वेश्चन भी कर रखे हैं या एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिंग टेस्ट, ये भी इजी क्वेश्चन। ClF3 की शेप पता है ना कैसे बन जाएगी, टी शेप बनेगी, मैं बताना भूल गया था ये वाली। ठीक है, उसके बाद ABCD इसमें से आ गया। ठीक है, और यहाँ पे पूछ भी लिया इन्होंने कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH की रिएक्शन किसके साथ करनी है, अब ये देखते हैं। ग्रीनिश येलो गैस है, सफोकेटिंग ऑर्डर है उसका है, और पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है। अगर ये ना गिवन होता तो मैं कंफ्यूज होता था, पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। अगर ये गिवन है तो ये सफोकेटिंग और पंजेंट ऑर्डर ये सल्फर का भी हो सकता है। ठीक है, और कलर दे रखा है तो जहां तक मेरे को लग रहा है ना, और पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट पे तो ये ए गैस जो है वो क्लोरीन है। और फिर उसकी अगर ए ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक्ट लाइम इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, तो वो रिएक्शन कर देना। ठीक है, वो रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी है, और वो ब्लीचिंग एक्शन क्यों शो करता है ये रीजन करना है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसकी रिएक्शन जरूर करके दिखा देना पेपर में, चाहे तुमने रिएक्शन लिख रखी है और वो तुम्हारी सही है, तुमने वो कुछ वो तुम्हारे को पढ़ेंगे भी नहीं अगर तुमने रिएक्शन ढंग से लिख रखी है तो। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, ये ऑर्गेनिक से ABCD आइडेंटिफाई करने वाला आ गया। ऐसे क्वेश्चन तभी पॉसिबल है ढंग से जब आपने सैंपल पेपर प्लस एनसीईआरटी ढंग से पढ़ रखी है तो, क्योंकि ABCD वाले क्वेश्चन ऐसे देखो बाहर से आएंगे नहीं, तुमने जो एनसीईआरटी में रिएक्शंस पढ़ रखे हैं वहीं से आना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है गारंटीड, तो भाई ये क्वेश्चन तभी पॉसिबल है। उसके बाद क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, भाई इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल पूछ ली। ठीक है, और सिंपल है। उसके बाद 3 कन्वर्जन, जो तुम्हारे को ठीक लगे वो कर लेना, ये नहीं क्रॉस एल्डोल मेरे को आती है, भाई 3 कन्वर्जन भी आनी चाहिए। और अगर जिसको ये वाला इजी लगता तो ये वाला कर लेना, मैं तो यही करता अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। ठीक है, H2SO4 के साथ मेरे को रिएक्शन पता है क्या होएगी, और मरकरिक सल्फेट अगर वो बी रखता है तो। उसके बाद एसिटाइल क्लोराइड इन एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, फिर बी को जब हम I2 और KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो वो सी देता है, और एक येलो कंपाउंड डी देता है, तो वो बताना है ABCD क्या होंगे। ठीक है, तो भाई ये बेसिक क्वेश्चन ना, बेसिक क्वेश्चन अपना अल्कोहल फिनोल ईथर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो कोलरश लो आया हुआ है, कोलरश लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो 2 ग्राफ है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मतलब नजरअंदाज मत करना क्योंकि पेपर में वो भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉनस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन, भाई सारी वैल्यू दे रखी है, log 0.15, log 0.025, सी ई नोट और ई नोट। सिर्फ रिएक्शन करनी आनी चाहिए, स्टैंडर्ड सेल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आनी चाहिए, वो तो गिवन ही है खैर, मतलब रिएक्शन करनी आती है और फॉर्मूला याद है तो ये हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। उसके बाद पूछ रखा कि ई नोट की कौन सा शो कर रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई मेरे को एक बात बता, मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ ई नोट मोर विल बी द रिड्यूसिंग नेचर, तो यहाँ पे उसका अपोजिट करना है बस। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, ये 1 मार्कर में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये लैम्डा एम वर्सेस रूट सी की वो, तो भाई चलो देखते हैं ये ग्राफ, फिर एक और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी है, ग्राफ का बनाना है उसमें, तो वो भी कर लेना क्योंकि इस बार ना ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन देख लिए हमने, और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन काफी पहले हट चुके थे जैसे मैंने पहले बता दिया है, तो ये ठीक सा नहीं लगा मेरे को। ठीक है, उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताना है, जब ग्राफ ऐसा बनता हो तो कौन सा वो स्ट्रॉन्ग बनता है, आई थिंक सो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और लैम्डा एम नोट की वैल्यू निकालनी है तो वो निकाल लोगे लैम्डा एम और सी की पावर हाफ करके। ठीक है, और ए की वैल्यू निकालनी है, भाई बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इतना मुश्किल पेपर नहीं है, जहां तक हमने देखा है यहाँ पे 23 आ जाएंगे, 2 मार्कर भी अगर ढंग से करो तो फुल भी आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई ज्यादा टफ पेपर नहीं है। सो देख लिया जैसे हमने यार केमिस्ट्री के सैंपल पेपर, और अगर मैं इस केमिस्ट्री के सैंपल पेपर को कहूंगा ना तो ये बहुत ज्यादा इजी पेपर है।
अगर जिसने पूरे साल मेहनत कर रही है या वो अब भी मेहनत कर रहा है तो उसको इससे इजी पेपर नहीं मिल सकता। केस स्टडीज भी इजी थी, जो दूसरी केस स्टडी वो बहुत ज्यादा इजी थी, सरफेस केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक वो थी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रखे थे। ऑर्गेनिक वाली थी थोड़ी बहुत थी, उसमें अगर आपको अच्छे से अगर वो नहीं आते तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और भाई बहुत जैसे पेपर्स का लेवल जो था वो बिल्कुल एनसीईआरटी से था, बहुत से मतलब 90% हर साल की तरह, जैसे केमिस्ट्री पेपर हर साल 90% एनसीईआरटी से आता है, वो इस साल पूरा मेंटेन था। मतलब जो सैंपल पेपर में देखा हमने वो सारा की सारा ही एनसीईआरटी से था। कोई एक आधा क्वेश्चन जैसे, अब वो तो यार मिलना भी चाहिए, वो भी हो सकता है अगर आपने ढंग से एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ रखी हो। इसलिए कहता हूं एनसीईआरटी की लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट थी, और जो हमने 3 मार्कर क्वेश्चन थे, 5 मार्कर क्वेश्चन थे, 2 मार्कर थे, 1 मार्कर थे, सब कुछ। तो मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी से थी बहुत सी लाइनें। और साथ ही साथ भाई अगर इस पेपर का एग्रीगेट स्कोर बताऊं तो कम से कम 65 मिनिमम तो लेने हैं। ये इतना इजी पेपर है भाई। कम से कम भी तुम्हारा 1 से 2 नंबर कटेगा, उसमें कटेगा तो एमसीक्यू में 1 से 2 नंबर तुम्हारा कटना चाहिए। वो एक क्वेश्चन था बायोमोलिक्यूल से, उसमें से। और बाकी मेरे को तो नहीं लगता कि कोई कटना चाहिए। अगर कट रहा है तो 63 64 भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इस पेपर का लेवल ठीक था, मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे। और मैं भगवान से यही प्रे करूंगा कि तुम्हारा जो बोर्ड का लेवल है वो भी ऐसा ही हो जो तुम्हारे को सारा पेपर इजी लग रहा हो। केस स्टडीज बहुत ज्यादा इजी थी। पहली केस स्टडी थोड़ी सी ऑर्गेनिक से थी, तो उससे डरना मत। वो तुम्हारी कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर तुम ढंग से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से है, और बहुत कुछ। और भाई लास्ट में एक बात बोलूंगा, यार तुम ना फिजिक्स और मैथ के चक्कर में केमिस्ट्री को ऐसे नजरअंदाज कर देते हो जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारे को। भाई फिजिक्स और मैथ तुम्हारे को लगेगी भी टफ, ये सब्जेक्ट है भी इजी, बट इसमें एक ही चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है प्रैक्टिस। तुमने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कितनी बार करे हैं, और बहुत कुछ। ठीक है, सो इसी के साथ चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तो सी यू, टेक केयर और अपना ख्याल रखो यार। ठीक है।